सभी साथियों नमस्कार। मैं विकास कुमार लमोरिया स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे कि जो रीड लेवल फेस्ट की जो नियुक्ति होने जा रही है उसके संबंध में कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा आज दिनांक 10 सितंबर 2023 को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनको अपन विस्तार से देखेंगे। इस ऑर्डर के अंदर जो बात की गई है वो की गई है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं अभी, और मेडिकल बनवाना है वो कब बनाना पड़ेगा, और पुलिस वेरिफिकेशन कब बनाना पड़ेगा। उसके अलावा जो शपथ पत्र होते हैं उनको किस प्रकार से आपको बनानी है, तो उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे और एक एक बिंदु को एक एक पॉइंट को अच्छे से देखेंगे। अब अपने जो काम के बिंदु हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे सीधे ही। यहाँ से देखिए, पॉइंट 5 से देखिए। पॉइंट 5 में दिया है कि जिन अभ्यर्थियों की प्रशैक्षिक योग्यता डीएलएड राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों की है, निदेशालय स्तर से उनकी डिग्रियों की जांच करवाए जाने के उपरांत जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्यवाही की जावे। इस संबंध में निदेशालय द्वारा जांच उपरांत आपको सूचित किया जाएगा, किंतु उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाना है। यानी कि जिन बच्चों ने जो अपनी डीएलएड की जो योग्यता है, प्रशैक्षिक योग्यता, वो अन्य राज्यों से ली है, यानी कि जिस बच्चे ने डीएलएड किसी अदर स्टेट से की है तो उसकी निदेशालय स्तर पर क्या होगी, डिग्री की जांच होगी, और उस जांच के बाद में आगे कोई नए नियम देंगे, नई सूचना देंगे, विभाग अपना नया ऑर्डर जारी करेगा, उसी के हिसाब से ना उनके पदस्थापन की कार्यवाही होगी। लेकिन अभी उनको काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाना है। ठीक इसी प्रकार से पॉइंट 6 के अंदर दिया गया कि अध्यापक L1 दिनांक 1/9/23 के क्रम में बीएड बाल विकास और डिग्री धारक एवं ग्लोकल विश्वविद्यालय से प्राप्त डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों का चयन होने की स्थिति में उन्हें काउंसलिंग में सम्मिलित किया जाना है, परंतु आगामी आदेश तक उनके पदस्थापन आदेश जारी नहीं किए जाने। यानी कि उनकी भी डिग्री की जांच होगी, उसके बाद में उनके पदस्थापन आदेश जारी होंगे। पॉइंट 7 में क्या दिया है कि अभ्यर्थी द्वारा जिस प्रशिक्षण संस्थान या महाविद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया गया है, उस प्रशिक्षण संस्थान या महाविद्यालय की उस वर्ष एनसीटी से मान्यता की पुष्टि करवाए जाने के उपरांत ही नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्यवाही की जाए। अन्य राज्यों की प्रशैक्षिक योग्यता होने पर बिंदु संख्या 5 के अनुसार कार्यवाही की जाए। यानी कि बच्चे ने जिस शिक्षण संस्थान से 2 वर्षीय डिप्लोमा किया यानी कि डीएलएड किया है, तो उसकी भी जांच है ना, जिस वर्ष उसने किया है उस वर्ष की भी जांच, एनसीटी की जो मान्यता होती है ना, उसकी जांच करवाने के बाद में उसको क्या किया जाएगा, पदस्थापन किया जाएगा। पॉइंट 8 में क्या है कि जिन अभ्यर्थियों का उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के पदों से चयन हुआ है, उनके खेल प्रमाण पत्रों का भी निदेशालय स्तर से वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। अतः इस संबंध में निदेशालय से वेरिफिकेशन रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत ही नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्यवाही की जाए, किंतु उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाना है। यानी कि सीधी सी बात है कि जिसके पास कोई एक्स्ट्रा योग्यता है, जैसे कोई खिलाड़ी कोटे से चयन हुआ है, तो उसके पहले जो उसके पास सर्टिफिकेट है, जो प्रमाण पत्र है ना, उसका निदेशालय स्तर पर वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में उसके पदस्थापन और नियुक्ति की प्रक्रिया होगी। लेकिन अभी उनको काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल कर रहे हैं। पॉइंट 9 है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना कि आपके जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क स्थापित कर मेडिकल बोर्ड का गठन करावें तथा उक्त भर्ती अंतर्गत दिव्यांग श्रेणी के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाए एवं अभ्यर्थी की दिव्यांगता की जांच मेडिकल बोर्ड के माध्यम से करवाए जाने के उपरांत ही नियुक्ति या पदस्थापन की कार्यवाही की जावे, किंतु उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाना है और पूर्ण रूप से नेत्रहीन या दृष्टिहीन अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि इस पॉइंट 9 के तहत जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने सीओ जो हैं, जिला शिक्षा अधिकारी डीओज हैं, और जो कार्यकारी अधिकारी हैं सीओज हैं, उनको निर्देशित किया है कि आपको एक सीएमएचओ से है ना संपर्क स्थापित करके एक मेडिकल बोर्ड का गठन करना है, और जो बच्चे आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित हुए हैं उनकी दिव्यांगता की जांच उनको करनी है, और उनकी जांच के बाद में ही क्या होगा, उनकी काउंसलिंग और
जो काउंसलिंग नहीं, सॉरी, नियुक्ति और पदस्थापन की कार्यवाही होगी, लेकिन उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट नेत्रहीन है, पूर्णतः दृष्टिहीन है, तो उसकी मेडिकल बोर्ड से जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा पॉइंट 10 में तो आपका क्या होगा कि बोर्ड से जो आपकी जो वेबसाइट के ऊपर जो रीड फर्स्ट लेवल के अंदर आपने प्राप्तांक किए उनका मिलान करवाना है। 11वां देखिए, इंपॉर्टेंट है 11वां, कि आरक्षित वर्ग में चयनित अभ्यर्थी यदि राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के हैं अथवा अन्य राज्यों से विवाह उपरांत जो महिलाएं राजस्थान में प्रवासित हुई हैं उनको आरक्षित पदों पर नियुक्ति दे नहीं है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आरक्षित वर्ग में चयनित अभ्यर्थी यानी कि जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं और वो वहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, आरक्षित में आते हैं, लेकिन उनका यहाँ पर चयन हुआ है, तो वो यहाँ पर क्या होंगे, वो रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर नियुक्ति के हकदार नहीं होंगे। और जो महिलाएं हैं दूसरे स्टेट की और उन्होंने राजस्थान में आके शादी कर ली है, तो वो भी क्या होंगी, उन आरक्षित पदों पर नियुक्ति की हकदार नहीं होंगी। पॉइंट 12 जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और 12 और जो 13 है सबसे ज़्यादा यही मायने रखते हैं कि राजस्थान जो पंचायती राज अधिनियम है 1996 के नियम 267 के प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थी से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। यानी कि अभ्यर्थी से क्या होगा, चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। एवं नियम 268 के अनुसार सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का अच्छे मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का और सेवा के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने में संभाव्य बाधा डालने वाले किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए। और नियुक्ति के लिए चयन हो जाने पर, अब इसको ध्यान से देखना, नियुक्ति के लिए चयन हो जाने पर सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। इस पॉइंट नंबर 12 में दो बातें बताइए, एक तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है और एक आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। तो चरित्र प्रमाण पत्र तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी जो गजेटेड अधिकारी होता है, फर्स्ट ग्रेड का कोई भी अधिकारी होता है, आप उससे बनवा सकते हो। आप नॉर्मली आप क्या करो, 2 या 3 गजेटेड अधिकारियों से ना आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लो। लेकिन बात करें मेडिकल सर्टिफिकेट की, तो इसमें एक स्पष्ट कर दिया है कि नियुक्ति के लिए चयन हो जाने पर सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि जब आपके अपॉइंटमेंट के ऑर्डर आ जाए, नियुक्ति आदेश आ जाए, उसके बाद में ही आपको क्या करना है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। और वो कहाँ से बनेगा, CMHO से बनेगा, जो चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर होता है आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ से आपका क्या बनेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा। अब देखिए यहाँ पर एक बात और है कि जैसे मान लो कोई अभ्यर्थी है जो जैसे मान लो नागौर का वो है और उसका चयन हुआ है बाड़मेर के अंदर, तो समस्या कैंडिडेट के सामने ये आती है, कैंडिडेट के सामने, कि कहाँ से बनवाएं मेडिकल सर्टिफिकेट, कहाँ से बनवाएं। तो आपका अपॉइंटमेंट जो लेटर जारी होगा उसके बाद में आप या तो आप अपने गृह जिले से बनवा सकते हो, या जिस जिले में आपका चयन हो रहा है, यानी कि बाड़मेर में अगर आपका चयन हो रहा है तो आप बाड़मेर से बनवा लें। जैसे मान लो अगर 26 तारीख या 27 तारीख को, 27 सितंबर को आपके अपॉइंटमेंट लेटर जारी होते हैं, तो आप 27 तारीख को आप अपने गृह जिले नागौर में भी बनवा सकते हैं या उसके बाद भी बनवा सकते हैं, या फिर आप वहाँ पर बाड़मेर में जाकर आप 27 तारीख या उसके बाद में आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। बनेगा कहाँ पर, CMHO, चीफ मेडिकल जो हेल्थ ऑफिसर होता है जिले के अंदर, वहाँ से ये प्रमाण पत्र जारी होगा। तो एक पॉइंट तो आपका ये क्लियर हो गया होगा कि मेडिकल कब बनवाएं, मेडिकल सर्टिफिकेट कब बनवाएं, नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद में। अब देखिए अगला पॉइंट है 13 नंबर पे, नियुक्ति पर कार्य ग्रहण से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें। इसके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्य ग्रहण नहीं करवाया जाए। इंपॉर्टेंट है 12वां और 13वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 13वें पॉइंट में क्या लिखा है कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन चाहिएगा, और पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल वेरिफिकेशन के बिना आपको आपके पद पर नियुक्त नहीं करवाया जाएगा, यानी कि आपको कार्य ग्रहण नहीं करवाया जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते।
जब आप स्कूल में जाओगे ज्वाइन करने के लिए, तब आपके पास दो चीज़ें होना आवश्यक है। एक तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट और एक आपका पुलिस वेरिफिकेशन, दोनों कंपलसरी। और इसमें मेंशन कर दिया इस पॉइंट के अंदर कि अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्य ग्रहण नहीं करवाया जाए। तो अगर आप बिना इन डॉक्यूमेंट्स के अगर जा रहे हो तो सामने वाला जो संस्था प्रधान है या जो प्रिंसिपल है वो आपको कतई ज्वाइन नहीं करवाएगा। तो आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य बनवा लें। अब पुलिस वेरिफिकेशन पर और बात करेंगे जब अपन नीचे वाले पॉइंट पढ़ेंगे ना, उसके अंदर देखेंगे अपन। अब देखिए, जिन अभ्यर्थियों 14 नंबर पॉइंट में क्या है, जिन अभ्यर्थियों की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाई गई है उनके विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक इतने इतने के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 15 में क्या लिखा है, अगर पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाई गई है अथवा पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के बिना ही अगर कार्य ग्रहण करवाया जाता है तो संबंधित संस्था प्रधान के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावे। इसका मतलब आपको मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन ले जाना अनिवार्य है। इसके बिना आपको कोई भी संस्था प्रधान आपको ज्वाइन नहीं करवाएगा, वो अपनी नौकरी खतरे में नहीं डालेगा। 16 नंबर पॉइंट में क्या लिखा गया है कि संबंधित संस्था प्रधान द्वारा नियुक्ति पर कार्य ग्रहण करवाने से पहले राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 8 अप्रैल 2023 तथा समय समय जारी दिशा निर्देशों के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 1 जून 2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 2 से अधिक नहीं होने पर संबंधित आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे। यानी ये जो आपके शपथ पत्र बनवाना, आपको संतान संबंधी घोषणा शपथ पत्र बनवाना है, 50 रुपये के स्टाम्प पर आपको बनवाना है कि भाई मेरा नाम ये है और मेरे 1 जून 2002 से पहले इतनी संतान है और 2002 के बाद में इतनी संतान है। वो अपने आप बना देगा। जब आप कोर्ट के अंदर जाओगे वो अपने आप बना देगा। उसको केवल यही बोलना आपको कि मेरे को संतान संबंधी घोषणा पत्र चाहिए। लेकिन उसमें ये जो बात बताई ये आपको लिखवानी पड़ेगी कि कुल संतानों की संख्या 2 से अधिक नहीं होने पर संबंधित आशय, यानी कि मेरे 2 से अधिक संतान नहीं है, इस प्रकार का शपथ पत्र आपको बनवाना है 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प के ऊपर। अगला शपथ पत्र क्या है? अगला शपथ पत्र आपको बनाना है, पॉइंट 17 में दिया गया है, धूम्रपान या मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किए जावे। अब देखिए इसमें ना ये कोई नहीं दिया गया कि कितने रुपए के स्टाम्प पर आपको ये बनवाना है। तो आप है ना आप है ना भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि 100-200 रुपये और लगेंगे। तो आप क्या करना, 50 रुपये के स्टाम्प पर ये भी बनवा लेना, गुटखा सेवन कि मैं गुटखा सेवन नहीं करता हूँ, कोई धूम्रपान नहीं करता हूँ, ऐसा भी शपथ पत्र आप बनवा लेना। पॉइंट नंबर 18 में क्या लिया है कि इस संविधान की पालना के अंदर दिया गया है कि भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एवं राष्ट्र की प्रभुता अखंडता को क्षुण्ण बनाए रखने तथा पद के कर्तव्यों को राजनिष्ठा, ईमानदारी व निष्पक्षता से किए जाने संबंधित शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जाकर अभ्यर्थी के सेवा अभिलेख में संकलित किया जाए। यानी कि आपको एक संविधान की निष्ठा से संबंधित भी आपको एक शपथ पत्र बनवाना है और वही आप 50 रुपये के स्टाम्प पर बनवा सकते हैं, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया है कि कितने रुपए के स्टाम्प पर आपको बनाना है। उसके अलावा आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिए जाने का स्व घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जाए। यानी कि ये सब जो डॉक्यूमेंट है ना, ये जब आप ज्वाइन करने जाओगे ना स्कूल के अंदर, उस समय आपको चाहिएंगे। एक आपको दहेज का स्व घोषणा पत्र चाहिएगा, एक संविधान की पालना का शपथ पत्र चाहिएगा, एक आपको क्या चाहिएगा, जो धूम्रपान नहीं करने का शपथ पत्र चाहिएगा, और एक आपको जो 2 से अधिक संतान नहीं है उसका शपथ पत्र चाहिएगा। एक पॉइंट 19 के अंदर दिया है, दहेज नहीं लिए जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको ये बनवाना पड़ेगा कि मैंने इतनी इतनी तारीख को ये शादी हुई थी और मैंने कोई दहेज नहीं लिया है, इस प्रकार से। पॉइंट 20 के अंदर क्या है कि नियुक्ति पर कार्य ग्रहण करवाने से पूर्व समस्त अभ्यर्थियों से 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक या प्रशैक्षिक योग्यता व प्रमाण पत्र वैध व मान्य नहीं पाए गए तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने व उनके विरुद्ध कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित होगा और ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पॉइंट नंबर 20 में क्या करना, आपको 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर आपको शपथ पत्र बनवाना है। और किसका, कि भाई मैंने आज तक जो भी शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यताएं प्रमाण पत्र जो भी मैंने अर्जित किए हैं वो क्या है, एकदम वैलिड हैं, एकदम सही हैं। और अगर ये सही नहीं है ना तो मेरे ऊपर उचित कार्यवाही की जा सकती है। और इसमें मेंशन किया गया है कि अगर यहाँ पर आपके ने कोई फर्जी
डिग्री लगाई है, आपने कोई तथ्य छुपाया, तो इस स्थिति में आपके पास आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी और आपको क्या कर दिया जाएगा, उस नियुक्ति के लिए निरस्त भी कर दिया जा सकता है। पॉइंट नंबर 21 में क्या लिखा है कि नियुक्ति आदेश में इस तथ्य का स्पष्ट अंकन किया जाए कि किस अभ्यर्थी का चयन किस वर्ग के निर्धारित आरक्षण के प्रति किया गया है, और जैसा कि चयन व जिला आवंटन आदेशों में संबंधित अभ्यर्थी के नाम के सम्मुख दर्शाया गया है, किसी भी विपरीत परिस्थिति में समस्त जिम्मेवारी आप स्वयं की होगी। यानी कि ये डीओज के लिए है कि जिस अभ्यर्थी का चयन जिस कैटेगरी में हुआ ना, तो नियुक्ति आदेश के अंदर ना उसकी कैटेगरी उसके सामने अंकित की जाए। इसके अलावा पॉइंट नंबर 23 देखिए। 23 में क्या लिखा है कि नव चयनित अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति जो होगी, जो पदस्थापन होगा, वो कहाँ पर होगा, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में ही किया जाना है। यानी कि आपकी जो नियुक्ति होने वाली है रीट लेवल फर्स्ट के अंदर जिन शिक्षक साथियों का चयन हुआ है, उनकी जो नियुक्ति होगी वो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में ही होगी। और चयनित अभ्यर्थियों के पॉइंट नंबर 24 में क्या है कि चयनित अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र अथवा अन्य प्रमाण पत्र जो उसकी पात्रता निर्धारण हेतु वांछनीय है के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर उसकी जांच अनिवार्य रूप से की जाए। यानी कि ये विभाग कर लेगा अपने आप ही कि आपके पास तो क्या होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर उसमें कोई गड़बड़ है, कोई आपकी शिकायत कर देता, तो विभाग अपने आप ही क्या कर लेगा, जाँच कर लेगा। अब देखिए पॉइंट नंबर 26 में क्या दिया है, 27 में देखिए, नियुक्ति आदेश में कार्यग्रहण की अंतिम तिथि का स्पष्ट उल्लेख किया जाए तथा कार्यग्रहण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने पर ऐसे अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश तत्काल निरस्त कर दिए जाएं। यानी कि जब डीओ के द्वारा आपके जो नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि ये डेट निर्धारित की जाएगी, अंतिम तिथि निर्धारित की जाएगी कि इस तिथि तक है ना आपको अंतिम रूप से है ना विद्यालय के अंदर आपको ज्वाइन करना ही है। अगर आपने उस तिथि तक ज्वाइन नहीं किया तो आपके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिए जाएंगे। और पॉइंट नंबर 29 देखिए कि नवचयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के माध्यम से ही विद्यालय आवंटित कर नियुक्तियां प्रदान की जाए। किसी भी अभ्यर्थी को ऑफलाइन के माध्यम से कार्यग्रहण नहीं करवाया जाए। सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन कार्यग्रहण कराया जाए एवं काउंसलिंग में आवंटित विद्यालय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जाए। यानी कि आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो कैसी होगी, ऑनलाइन ही होगी। और आपका जो एक बार आपने जो स्कूल चूज कर लिया, उसके बाद में आपकी स्कूल में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। अब देखिए कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर से पहले अपन मोटा मोटी जो बातें अपन ने अभी की हैं उनका सार क्या है वो देखें कि 12 और 13 जो था ना, कि एक तो मेडिकल सर्टिफिकेट और एक पुलिस वेरिफिकेशन, वो आपके पास दोनों होने चाहिए। और खास करके जो मेडिकल सर्टिफिकेट है आप कब बनवाओगे, जब आपके पास जो नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे उसके बाद में ही आप बनाओगे। उसके अलावा आपको क्या क्या बनवाना है, एक शपथ पत्र तो ये बनवाना है, दहेज संबंधी शपथ पत्र बनवाना है, एक संतान संबंधी घोषणा पत्र बनवाना है आपको, एक संविधान की पालना में शपथ पत्र बनवाना है, और एक आपके जो आपने जो डिग्रियां ली है वो एकदम क्या है, सही है। इस प्रकार से ये शपथ पत्र आपको बनवाने हैं। और ये जो शपथ पत्र जब आप बनवाओगे ना, तो ये तो नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद में ही बना लेना, क्योंकि एक दिन के अंदर 1 घंटा लगेगा आपको। और नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद में ये सारे शपथ पत्र आप कोर्ट के अंदर जाकर है ना वहाँ आराम से बना सकते हो 1-2 घंटे के अंदर। अब देखिए एक जो कैलेंडर जारी कर दिया है, इसमें क्या क्या बातें बताई गई है कि क्रम संख्या 1 पे जो है वो क्या दिया गया है कि संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा मेरिट से प्राप्त नवचयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का नियमों एवं विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षण उपरांत पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेंगे। यानी कि ये और कब से कब तक है, 14 सितंबर 2023 से लेकर 16 सितंबर तक ये क्या करेंगे, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं सीईओ जो हैं वो क्या करेंगे, जो मेरिट से जो नवचयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज है ना उनकी जाँच करेंगे और पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर लें। फिर 16 सितंबर का क्या काम है, पॉइंट 2 में क्या दिया है कि काउंसलिंग या पदस्थापन हेतु उपलब्ध अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार हो करेंगे। यानी 16 सितंबर को आपकी अंतिम सूची तैयार हो जाएगी पात्र अभ्यर्थियों की पदस्थापन के लिए। क्रम संख्या 3 में क्या दिया है कि 17 सितंबर को क्या होगा कि संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जो जिला परिषद द्वारा पात्र अभ्यर्थियों की सूची काउंसलिंग हेतु जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक को उपलब्ध करवा दी जाएगी। यानी कि 17 तारीख ने जो पात्र अभ्यर्थियों की जो अंतिम सूची है जो सीईओ ने तैयार की है वो डीओ के पास चली जाएगी 17 तारीख को। 18 को क्या होगा, 18 को होगा कि प्रारंभिक शिक्षा
या जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा द्वारा विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार शाला दर्पण पोर्टल पर जिले की लॉगिन पर उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार काउंसलिंग हेतु रिक्त पदों को अपलोड करेंगे। यानी कि कहाँ कहाँ पर रिक्त पद हैं उन स्थानों को क्या कर दिया जाएगा, ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा 18 सितंबर 2023 को। पॉइंट 5 में क्या दिया गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा द्वारा विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार काउंसलिंग के लिए रिक्त पदों एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। यानी कि 19 तारीख को क्या कर दिया जाएगा, वरीयता सूची जारी कर दी जाएगी जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा। पॉइंट 6 में क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा द्वारा विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थियों से विद्यालयों का विकल्प भरवाया जाकर विद्यालय आवंटन किया जाएगा। और तारीख है 20 सितंबर से 22 सितंबर तक। यानी कि आपकी काउंसलिंग है ना 20 से लेकर 22 सितंबर के बीच होनी है। 20, 21, 22 3 दिन आपकी क्या होगी, काउंसलिंग होगी। और काउंसलिंग के बाद जिला स्थापना समिति के अनुमोदन के पश्चात क्या कर दिया जाएगा, आपका नियुक्ति या पदस्थापन आदेश जारी किया जाएगा दिनांक 23 से लेकर 26 के बीच में। दिनांक 23 से लेकर के 26 के बीच में। यानी कि आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर जो जारी होगा वो 23 और 26 के बीच में कभी भी जारी हो जाएगा। अगर किसी ज़िले में अभ्यर्थियों की संख्या कम है तो मान लो कि वो एक ही दिन में कर देंगे, 23 में कर देंगे। अगर ज़्यादा है तो वो 2 दिन लगा देंगे, 3 दिन लगा देंगे। यानी कि लेकिन 26 तक उनको आदेश जारी करने होंगे। अब इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला है, एक तो पुलिस वेरिफिकेशन अच्छे से क्लियर करो। देखिए वैसे तो पुलिस वेरिफिकेशन की वैलिडिटी जो होती है ना वो 1 महीने तक की होती है। और यहाँ पर जो आपका जो आदेश जारी होगा, नियुक्ति आदेश, वो 23 से 26 सितंबर के बीच में होने वाला है। यानी अब आप है ना 5-4 दिन के अंदर आप क्या कर दो, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हो। यानी कि आप 15, 16, 17, 18 के आसपास, 15 से लेकर 20 के आसपास आप क्या कर दो, आप पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दो। ताकि अगर मान लो 5-7 दिन लग भी जाए ना उसको बनने में, अगर मान लो आप 15 तारीख को अप्लाई करते हो तो 8-7 दिन के अंदर वो बन के आ जाएगा, 22-23 के आसपास वो बन जाएगा। तो वो ज़्यादा पुराना भी नहीं होगा। और हो सकता है क्या पता वो आपके जो नियुक्ति आदेश जारी हो ना उसके बाद में ही आपके पास आए हो। इसके लिए आपको करना क्या है, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको ई मित्र पे जाना है, फॉर्म अप्लाई करना है। और वो जो फॉर्म अप्लाई करने के बाद में क्या होगा कि आपका जो स्थानीय जो थाना लगता है वहाँ से आपकी जो जांच आएगी वो उसको ओके करके भेज देंगे और वो सीधा फिर आपके पास एसपी ऑफिस में जाएगा। एसपी ऑफिस में ओके करने के बाद में आपको जिस ई मित्र से आपने ऑनलाइन किया है वहीं से आपको क्या हो जाएगा, वो प्रमाण पत्र जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो मिल जाएगा। तो ये तो हो गई एक पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया। और मेडिकल वाले में आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अपॉइंटमेंट लेटर जब आपका जारी होगा, जिस दिनांक को आपके नियुक्ति आदेश जारी होंगे उस दिनांक या उसके बाद में ही आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन है पुलिस वेरिफिकेशन में, तो आप क्या करो अभी 2-4 दिन के अंदर क्या कर दो, अप्लाई कर दो। क्योंकि 1 महीने तक की वैलिडिटी होती है। तो आप अगर मान लो 15 तारीख के आसपास भी अगर अप्लाई करते हो, और ये ज़रूर देख लेना कि आसपास कोई छुट्टियां नहीं हो, ज़्यादा छुट्टी नहीं हो। अगर आगे आगे के दिवसों में अगर ज़्यादा छुट्टियां है ना तो आप पहले अप्लाई कर देना। ओके, मैंने प्रयास किया है कि आपको जो बातें हैं वो अच्छे से समझ में आए और आपके साथ अच्छे से साझा की हैं। और अगर आपको